ज्ञाता थे, बहुत बड़े नीतिज्ञ थे। सबसे पहले नीति ग्रंथ अगर उन्होंने लिखा किसी ने तो शुक्र नीति सार मिलता है, शुक्र नीति ग्रंथ शुक्र का। तो और शुक्र के बहुत सारे मतों को इन्होंने अपने ग्रंथ में इसमें रखा है, इसलिए शुक्र और बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र और देवगुरु बृहस्पति, इन दोनों को सबसे पहले नमस्कार किया है। ये भी प्रश्न हो सकता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में सबसे पहले किसको नमस्कार किया गया, तो आप ध्यान रखेंगे शुक्र बृहस्पति को। हम पंक्ति सह पढ़ेंगे, आपको एक एक पंक्ति का एक एक शब्द का अर्थ समझ में आएगा, इससे आप निश्चिंत रहें। और बहुत ही सरल यह ग्रंथ है। आप सब इसलिए कमेंट करते रहे थे क्योंकि ये मोटा ग्रंथ मिल जाता है, वाचस्पति गैरोला का पुस्तक है, ये इतनी मोटी है, ये पुस्तक आप रख लेंगे अपने सामने, वहाँ से पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत सरल लगेगा। पर मोटा पुस्तक होने के कारण आप सब पढ़ने में साहस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपको कठिन लग रहा था, इसलिए आप हमें कमेंट के माध्यम से कह रहे थे। तो अब ये देखेंगे, पंक्ति सा पढ़ेंगे। दूसरा पंक्ति क्या है, पहला ये तो शुक्र और बृहस्पति को नमस्कार किया। फिर अब यह ग्रंथ हमने क्यों लिखा और इस ग्रंथ में क्या क्या विषय है, वो अनुबंध चतुष्टय के रूप में सामान्य से बता रहे हैं। पृथिव्या लाभे पालने च, पृथ्वी के लाभ में, पृथ्वी का लाभ किसको होता है, ये अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है, इकोनॉमी जिसे कहते हैं आजकल के समय में। वो कौन चलाता है, राजा महाराजा लोग चलाते हैं, और राजा महाराजा लोगों को पृथ्वी का लाभ होना आवश्यक होता है। पृथ्वी को प्राप्त करते थे वो जीत करके युद्ध में से, तो पृथ्वी के लाभ में, अब पृथ्वी पा गए, जीत गए कोई एक राज्य, तो केवल जीतने से ही कुछ नहीं काम चलता है, पालने च, उसका पालन भी करना है। जीत गए तो क्या प्रजा का पालन ही नहीं करेंगे, प्रजा वैसे ही पड़े रहे लावारिस, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए पृथिव्या लाभे पालने च, पृथ्वी के लाभ में और उसके पालन में, च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्य प्रस्थापितानि प्रायसस्तानि संहृत्यैकमिदम् अर्थशास्त्रं कृतम्। क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी के लाभ प्राप्त कैसे हो, पृथ्वी को कैसे जीता जाए, उसके लिए कितने अमात्यों की नियुक्ति की जाए, कैसा आपका मंत्री होना चाहिए, कैसा आपका राजपुरोहित होना चाहिए, कैसे क्या क्या परीक्षा करके आप गुप्तचर बनाएं, ये सब कुछ, तभी तो आप अपने राज्य का विस्तार कर पाएंगे और उसके अपने राज्य का पालन कर पाएंगे। आपकी प्रजा क्या दोष कर रही है, आपकी प्रजा आपसे किस तरह का द्वेष कर सकती है, सब कुछ जान पाएंगे और पालन कर पाएंगे। तो ये इस सब करने के लिए जितने भी पूर्वाचार्यों ने, शुक्राचार्य हो गए, बृहस्पति हो गए, मनु हो गए, जिन किसी ने भी, पूर्वाचार्य का अर्थ क्या लेना है, पूर्वाचार्य ने शुक्र बृहस्पति मनु इत्यादियों ने, और भी जिनका नाम ये लेंगे इस ग्रंथ में, उन सब ने जितने भी इस अर्थशास्त्र की स्थापना की है, प्रस्थापितानी यावंती, यानी जितने भी अर्थशास्त्राणी, अर्थशास्त्र को की स्थापना की, प्रस्थापितानी प्रायशः, यानी प्रचुर मात्रा में, अधिकतम मात्रा में, अधिकतम प्रायः ऐसा है कि उन सबका संहृत्य, उन सबका संहरण करके, उन सबको एकत्रित करके एकम इदम अर्थशास्त्रं कृतम्, एकम इदम अर्थशास्त्रं कृतम्। पृथ्वी के लाभ में, पृथ्वी के पालन में जितने भी अर्थशास्त्र पूर्वाचार्यों ने बनाए, जितने भी अर्थशास्त्र की पूर्व के आचार्यों ने स्थापना की, प्रायः उन सभी अर्थशास्त्रों का संहरण करके, उन सभी अर्थशास्त्र के विषयों को एकत्रित करके और अपने नए विषयों के साथ मिलाकर यह एक अर्थशास्त्र बनाया जा रहा है, ऐसा कौटिल्य कह रहे हैं। तो अब इसके बाद इसका यहाँ नीचे अर्थ लिखा है, पृथ्वी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए, पालन करने के लिए पुरातन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्र विषय ग्रंथों का निर्माण किया, उन सबका सार संकलन कर प्रस्तुत अर्थशास्त्र की रचना की गई है, यह विषय हुआ। अब उसका पहला समुद्देश्य क्या है, प्रकरणाधिकरण समुद्देशः, तस्यायं प्रकरणाधिकरण समुद्देशः। यह प्रकरण अधिकरण समुद्देश्य है कि प्रकरण में किस किस प्रकरण में क्या क्या अधिकरण है, प्रकरण कितने हैं, अधिकरण क्या है, वो सब इस समुद्देश्य में बताया जा रहा है। पहला यही है। तो अब ये क्या है, आपको दिख रहा होगा केवल विद्या समुद्देशः, वृद्ध संयोगः, इंद्रिय जयः, अमात्योत्पत्ति, ये सब जो दिख रहा है, ये सब शब्दावली, इन सबको आप एक बार पढ़ेंगे केवल, इन सब में कुछ नहीं है, पर सामान्य परिचय ये जो आप एक दो पेज अगर ठीक से पढ़ लेते हैं तो आप पूरे कौटिल्य अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय जान सकते हैं, हो सके तो ये 15 अधिकरणों के विषय हैं। जैसे पहले अधिकरण में विनयाधिकारिक, ऐसा लिखा होगा, इति विनयाधिकारिकम नाम प्रथमम अधिकरणम, यहां तक पहला अधिकरण है। इतना ही पहला अधिकरण नहीं है, पहले अधिकरण में ये इतने 18 विषय हैं। पहला विषय है विद्या समुद्देश, दूसरा विषय है वृद्ध संयोग, तीसरा विषय है इंद्रियों पर कैसे जीत प्राप्त की जाए, वृद्ध संयोग यानी अपने से बड़ों लोगों के आसपास बैठना,
ये सभी पॉइंट हम पढ़ेंगे, यहाँ तक आत्मरक्षितकम तक हम पंक्तिशः पढ़ेंगे। सभी पॉइंट, सभी विद्या समुद्देशा में कितनी विद्याएं हैं, कौन कौन सी विद्याएं हैं, उन सब का क्या विस्तार से वर्णन किया गया है। वृद्ध संयोग कैसे होना चाहिए, इंद्रियों पर कैसे जाप प्राप्त करनी चाहिए, कैसे अमात्यों की उत्पत्ति, अमात्य की नियुक्ति कैसी करनी चाहिए, मंत्रियों की पुरोहितों की नियुक्ति कैसी करनी चाहिए, और जिन अमात्यों की नियुक्ति कर रहे हैं उनको अलग अलग प्रकार की उपधाओं से उनका शुद्धता उनकी अशुद्धता इत्यादि की परीक्षा करनी चाहिए। उपधा भी शौचा शौच ज्ञानम अमात्यानाम, ये सब पंक्ति से हम पढ़ेंगे। गुण पुरुष गुप्तचरों की उत्पत्ति कैसी होनी चाहिए, गुण पुरुष प्रणिधि कैसी होनी चाहिए, उनको उनका वह कैसे कितने होने चाहिए आपके पास गुप्तचर। स्विषय कृत्याकृत्य पक्ष रक्षणम, अपने विषय में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह पक्ष अपने पास ही रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। पर विषय कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह, दूसरा क्या करना चाहता है, दूसरा राजा आपका शत्रु या आपका जो दूसरा राजा है वह क्या करना चाह रहा है, वह क्या नहीं करना चाह रहा है, ये सब अपने आप को ग्रहण करना चाहिए, उसका सब कुछ जाने। मंत्राधिकार, आपकी मंत्रणा जो है गुप्त मंत्रणा है वह अपने उसका अधिकार आपके पास रहे। दूत की प्रणिधि, आपके पास कितने दूत रह रहे, आपके राजकुमार है तो उसका रक्षण कैसे करें, नहीं तो राजकुमार पर की हत्या कर देते थे, राजा का कोई वंश नहीं रहेगा, राजा मर जाएगा तो राज्य पूरे खाली हो अपने आप। अवरुद्ध वृत्तम, ऐसे ये सभी विषय इस मतलब 18 विषय पहले विनयाधिकारी में दिए गए। ये आप अपने पास अगर पुस्तक है तो वहां से देख सकते हैं। हमारा विषय प्रतिपाद्य विषय नहीं है कि किस विषय में कितना है क्या क्या है, वो आप खुद से देख सकते हैं। और हो सके तो इसको याद करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे ही क्रमशः याद रख लेंगे। तो विद्या समुद्देशः, वृद्ध संयोगः, इंद्रियजयः, अमात्योत्पत्तिः, मंत्रिपुरोहितोत्पत्तिः, उपधाभिः शौच ज्ञानम अमात्यानाम, ऐसे आप पंक्तिशः अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके रख लेंगे और मोबाइल से सुनते रहेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि पहले विनय अधिकारी में क्या विषय है। दूसरे अधिकरण में जो अध्यक्ष प्रचार है उसमें जनपद विनिवेश, भूमि छिद्र विधानम, दुर्ग विधानम, दुर्ग विनिवेश संनिधात्री, ऐसे प्रश्न करते हैं कि दुर्ग विनिवेश यह विषय किस अधिकरण में किस अधिकार में विवेचित है। तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरे अधिकरण जो अध्यक्ष प्रचार के नाम से प्रसिद्ध है उसमें यह विषय प्रतिपादित है, यह ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे ही ये विषय है, सामान्य है, आप इन सबको आप पंक्तिशः देख लेंगे। ये अभी 15 अधिकारों के विषय बताए जा रहे हैं इसमें। ये दूसरे का भी चल रहा है, इति अध्यक्ष प्रचारो नाम द्वितीय अधिकरण, दूसरे अधिकरण में इतने विषय हैं 38 विषय। तीसरे अधिकरण में कितने विषय हैं, 19 विषय हैं, प्रकीर्ण तक लेकर के विवाद कैसे होता है, ये सब कुछ आपको सामान्य रूप से इन सब का वो रिकॉर्ड करके रख लेना चाहिए। और इनको पूरा विस्तार से नहीं पढ़ना, हमें पहले ही अधिकरण को पढ़ना है, पर इन सबको जानना है कि किस अधिकरण में क्या है। धर्मस्थीय नाम का तीसरे अधिकरण में इतने हैं। चौथा अधिकरण जो कंटक शोधन नाम का, उसमें कारुक रक्षण, वैदेहिक रक्षण इत्यादि विषय हैं। कितने विषय हैं, कुल 13 विषय हैं। फिर कंटक शोधन नाम का जो चौथा अधिकरण खत्म हो गया। योग वृत्त रूपी जो 5वां अधिकरण है, उस 5वें अधिकरण में एक ईश्वर तक 7 विषय बताए गए हैं। ये सब हम केवल ऐसे बता रहे हैं, आप सबके सामने रख रहे हैं। ये पीडीएफ आपको मैं, ये जो ग्रंथ है वाचस्पति गैरेला का, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर रख दूंगा। इस पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं और इसको आप अपने पास रख सकते हैं, रिकॉर्ड करके सुन के इसको बता सकते हैं। अभी इसमें पूरा एक एक विषय में बताना पाना थोड़ा बहुत ज़्यादा विस्तार से पाठ हो जाएगा और यह इतना आवश्यक नहीं है, पर जान जाइए आप किस विषय अधिकरण में क्या विषय है, वो आप याद करके रख सकते हैं। जैसे कभी कभी पूछ सकता है कि विगृह्यासनम यह विषय किस अधिकरण में विवेचित है, तो आपको यह बताना चाहिए वो षाड्गुण्य नाम का जो उसमें बताया गया है। षाड्गुण्य नाम का जो अधिकरण है, षाड्गुण्य नाम का भी देखिए, षाड्गुण्य नाम का जो 7वां अधिकरण है उसमें बताया गया है। 8वां अधिकरण यह है। फिर उसके बाद 9वें अधिकरण का विषय आप जानेंगे। इसके साथ साथ 10-15 अधिकरणों की ये विषय पहले ही अधिकरण में प्रकरणाधिकरण समुद्देश जो कहा गया उसमें बता दिया है। अब ये 15 अधिकरणों का हो गया। अब इसमें शास्त्र समुद्देश 15 सपंचाशत अध्याय शतम साशीति प्रकरण शतम 6 श्लोक सहस्राणी थी। ये जो तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह कौटिल्य खुद कह रहे हैं। शास्त्र समुद्देश, इसमें क्या है, शास्त्र समुद्देश है 15 अधिकरण है, 15 अधिकरण। कितने अधिकरण है वो लिख दिया, सपंचाशद अध्याय शतम, अध्याय शतम यानी 100 अध्याय, सपंचाशत यानी 50 के साथ, यानी कुल 150 अध्याय हैं। साशीति प्रकरणम, साशीति प्रकरण शतम यानी प्रकरण कितने हैं, 100 प्रकरण है 80 के साथ, यानी 180 प्रकरण है। 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक,
षट श्लोक सहस्राणि, यानी 6000 श्लोक हैं इसमें। तो इस पे पहला सुख ग्रहण विज्ञेयम तत्वार्थ पद निश्चितम कौटिल्येन कृतं शास्त्रम विमुक्त ग्रंथ विस्तरम। ये क्या बता रहे हैं कि सुख ग्रहण विज्ञेयम तत्वार्थ पद निश्चितम कौटिल्येन कृतं शास्त्रम विमुक्त ग्रंथ विस्तरम। ये क्या कह रहे हैं कि इस अर्थशास्त्र में तत्वार्थ और पदों का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? तत्वार्थ और पदों का प्रयोग किया गया। व्यर्थ विस्तार से यह ग्रंथ सर्वथा मुक्त है। तत्वार्थ पद निश्चितम, तत्वार्थ जो वास्तविक तत्व है उसी का निश्चय किया गया है, उसी का विस्तार से वर्णन किया गया है। ग्रंथ विस्तरम विमुक्तम, यहाँ ग्रंथ का विस्तार नहीं किया गया है। यह क्या? सुख पूर्वक जो ग्रहण किया जा सके और जो सुख ग्रहण करने के लिए जो जानना आवश्यक है, ऐसे तत्वार्थ का पद, ऐसे तत्वार्थ रूपी शब्दों का निश्चय यहाँ किया गया है। इस कौटिल्य के द्वारा किए गए शास्त्र में विस्तार नहीं किया गया। विमुक्त ग्रंथ विस्तरम, ग्रंथ विस्तार से विमुक्त है। इस अर्थशास्त्र में तत्वार्थ पदों का ही प्रयोग किया गया है। व्यर्थ विस्तार से यह ग्रंथ समर्थता मुक्त है। और सुख ग्रहण विज्ञेय यानी सुख पूर्वक इसका ग्रहण हो सकता है, सुख पूर्वक इसको जाना जा सकता है। आप इसको सरल ना समझे, सरल मति है। बालक भी इस ग्रंथ को सुख पूर्वक समझ सकते हैं। इस अर्थशास्त्र को किसने बनाया? कौटिल्य ने बनाया। अब पहला जो अधिकरण था उसमें पहला अध्याय हमें पढ़ना है। पहला अध्याय, प्रकरण पहला और अध्याय भी पहला। आप जानते हैं कि कितने प्रकरण हैं, कितने अध्याय हैं? आप जानते हैं 180 प्रकरण और 150 जो अध्याय बताए गए थे अधिकरणों के अंतर्गत, वो सब उनमें से पहला अध्याय और पहला प्रकरण दोनों ये है। दोनों समझना है। प्रकरण पहला कौन सा होगा? आपको प्रकरण पकड़ना है। प्रकरण है विद्या समुद्देश्य और अध्याय उसमें से अन्वीक्षी की स्थापना है। विद्या समुद्देश्य में मतलब कितनी विद्याएं होती हैं, कौन कौन सी विद्याएं हैं वो जानना है। तब देखिए पहले वाक्य इसमें मिलेगा, अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। विद्या समुद्देश्य में किस विषय में वर्णित होगा ये आप सामान्य से जान सकते हैं कि विद्या समुद्देश्य है इसका नाम, तो इसमें वर्णित क्या होगा? विद्या के बारे में ही वर्णन होगा। तो विद्याएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी विद्याएं होती हैं और उन विद्याओं को किस रूप से हम जान सकते हैं, यह इस पाठ में वर्णित होगा। यह आप जान सकते हैं। तो विद्याएं कितनी हैं वो बता रहे हैं, 4 हैं। अन्वीक्षिकी विद्या, त्रयी विद्या, वार्ता विद्या और दंड नीति विद्या। ये विद्या हैं, ये 4 विद्याएं हैं। चारों का नाम लिखा हुआ, अन्वीक्षिकी विद्या, त्रयी विद्या, वार्ता विद्या, दंड नीति विद्या। ये 4 विद्याएं हैं। अब विद्याएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। पर ये और भी आगे पॉइंट बता रहे हैं, त्रयी वार्ता दंड नीति चेति मानवाः। मानवाः यानी मनु के अनुयायी। मनु आचार्य हुए हैं जो स्वयंभू मनु कहते हैं, उन्होंने भी अर्थशास्त्र लिखा है। तो उनके अनुसार, मनु के अनुयायियों के अनुसार 3 ही विद्याएं होती हैं, त्रयी वार्ता दंड नीति, अंतिम 3। अन्वीक्षिकी को उन्होंने छोड़ दिया। अन्वीक्षिकी क्या है? त्रयी विशेषो ह्यान्वीक्षिकी थी। त्रयी का ही एक विशेष प्रकार है अन्वीक्षिकी। त्रयी का के अंतर्गत अन्वीक्षिकी का समावेश हो सकता है, ऐसा मनु कहते हैं। तो अब आपको इस तरह से प्रश्न यहां पर हो सकता है, कुल विद्याएं कितनी हैं? तो आप बताएंगे 4, पर मनु के अनुसार या मानुओं के अनुसार कितनी विद्याएं हैं? 3 ही विद्याएं हैं। या फिर यह प्रश्न हो सकता है कि त्रयी विशेष अन्वीक्षिकी है, अन्वीक्षिकी त्रयी के अंतर्गत अंतर्भूत हो जाती है, ऐसा कौन मान रहा है? तो ऐसा भी मनु मानते हैं। तो ये इतना विषय हमको ध्यान रखना है। त्रयी विशेषो ह्यान्वीक्षिकी थी। अन्वीक्षकी जो विद्या है वह त्रयी का ही एक विशेष प्रकार है। वार्ता दंड नीति चेति बारहस्पत्या। अब इन्होंने त्रयी को भी काट दिया। बारहस्पत्य किसे कहते हैं? बृहस्पति ये देवगुरु नहीं, चारवाक वाले। इन्होंने, ये जो बृहस्पति है, इन्होंने वार्ता और दंड नीति केवल 2 ही विद्याएं बताई। कौन कौन? वार्ता और दंड नीति। अन्वीक्षिकी और त्रयी को छोड़ दिया। संवरण मात्रम ही त्रयी लोक यात्रा विदित। त्रयी जो है ना वो क्या है? संवरण मात्र है। लोक यात्रा विदे, लोक यात्रा के जानने के लिए यह संवरण मात्र है।
एक प्रकार का आवरण है, मतलब उसको नहीं मानते हैं वेद को, ये विद्या नहीं है। तो अपनी लोक यात्रा चलाने के लिए कुछ लोगों ने इसको वैसे बना दिया है, यह ऐसा बारहस्पत्यों का मत है। तो अब देखिए, दो ही विद्याएं होती हैं, किसके अनुसार? बारहस्पत्य बृहस्पति के अनुयायियों के अनुसार दो ही विद्याएं होती हैं। कौन कौन दो? वार्ता और दंड नीति। चारों को क्रम से याद रखेंगे, एक एक काटते जाएंगे। पहले को काटा तो त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ये तीन रह गए मनु के मत में। फिर दूसरे को काटा, त्रयी को भी काट दिया तो वार्ता और दंड नीति, ये दो बची किसके मत में? बृहस्पति के मत में। अब वार्ता को भी काट देंगे, केवल एक बचेगी दंड नीति। दंड नीति रेका विद्येत्यौशनसाः। दंड नीति ही एक विद्या है, ऐसा कौन बोलते हैं? औशनसाः। उसनाः, उसनाः नाम के एक हुए हैं आचार्य, जिन्हें शुक्राचार्य अपर नाम से जाना जाता है। कवि नाम उसना कवि ही, जो कहे हैं विद्वान, बहुत अद्भुत विद्वान थे ये उषणा शुक्राचार्य। तो ये शुक्राचार्य ने केवल एकमात्र विद्या बताई है। कौन विद्या? दंड नीति। दंड नीति ही एकमात्र विद्या है। दंड नीति रेखा विद्येत्यौशनसः। तो औशनस यानी शुक्राचार्य के अनुसार एकमात्र विद्या दंड नीति। बृहस्पति के अनुसार दो विद्याएं हैं, वार्ता और दंड नीति। मनु के अनुसार तीन विद्याएं हैं, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। और चतस्र एव विद्याः इति कौटिल्यः। चतस्र एव विद्याः इति कौटिल्यः। कौटिल्य के अनुसार कितनी विद्याएं हैं? चार विद्याएं हैं, ऐसा कौटिल्य मानते हैं। पर इसमें भी जो तीन माने हैं, इन्होंने क्या कहा है? तस्याम ही सर्व विद्यारंभाः प्रतिबद्धा इति। तस्याम ही, तस्याम यानी उसमें, उसमें यानी किसमें? दंड नीति में। दंड नीति में ही सभी विद्याओं का आरंभ हो जाता है, प्रतिबद्ध रह जाते हैं। दंड नीति का आप ठीक से पालन करें तो और सभी विद्याएं चलती रहेंगी। तो दंड नीति ही एकमात्र विद्या माना है इन्होंने। और चतस्र एव विद्या, चार ही विद्याएं, चार भी विद्याएं होती हैं, चार ही, चार से कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। कौन कौन सी? त्रयी, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य ने और सबके मतों को भी रखा और अपने मतों को भी, अपने मत को भी रखा। इनके मत में, कौटिल्य के मत में कितनी विद्याएं हैं? चार। चतस्र एव विद्या इति कौटिल्य। चार विद्याएं हैं, ऐसा कौटिल्य का मत है। ताभिर धर्मार्थो यद विद्यात तद विद्यानाम विद्यात्वम। विद्या को विद्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे धर्म और अर्थ का ज्ञान होता है। ताभिर धर्मार्थो यत विद्यात, धर्मार्थ का ही ज्ञान होता है, क्योंकि उनसे धर्म और अर्थ का ज्ञान होता है, इसलिए विद्या को विद्या कहा जाता है। तद विद्यानाम विद्यत्वम। अब देख लीजिए, यहाँ जो हिंदी में लिखा है ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये चार विद्याएं हैं, मैंने बता दिया। मनु संप्रदाय के अनुयायी आचार्य त्रयी विद्या, वार्ता और दंड नीति तीन ही विद्याओं को मानते हैं। उनका मत है कि आन्वीक्षिकी का समावेश त्रयी के अंतर्गत हो जाता है। आचार्य बृहस्पति के अनुयायी विद्वान केवल दो ही विद्याएं मानते हैं, वार्ता और दंड नीति। उनके मतानुसार त्रयी तो दुनियादार यानी लोक यात्राविद, लोगों की आजीविका का साधन ही है। क्या कहते हैं? त्रयो वेदस्य कर्तारः धूर्त भांड निशाचराः जरभरी तुर्फदई इत्यादि पंडिता नाम वचः स्मृतम। ये इत्यादि कहते हैं कि वेद की बहुत निंदा की है बृहस्पति चारवाक के अनुयायियों ने। तो वेद केवल क्या है? दुनियादार लोग, जो मतलब जो पंडित लोग हैं, उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए बना लिया है। वेद कुछ होता ही नहीं, तो इसलिए वो विद्या नहीं है, ऐसा मानते हैं। और शुक्राचार्य केवल अनुयायियों ने केवल दंड नीति को ही विद्या माना है, उसी को संपूर्ण विद्याओं का स्थान और कारण स्वीकार किया। दंड नीति है तो चल रही, ठीक है, तो सब और सभी विद्याएं सब उसी से संचालित होंगी। किंतु आचार्य कौटिल्य के मत में उक्त चारों विद्याएं हैं। तो चारों विद्याओं में से कौन सा है? आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। आन्वीक्षिकी किसे कहते हैं, त्रयी किसे कहते हैं, वार्ता किसे कहते हैं, दंड नीति किसे कहते हैं, ये सब हम क्रमशः पढ़ेंगे। पर सबसे पहले कौन सी है? आन्वीक्षिकी। वो आन्वीक्षिकी हमें इस पाठ में पढ़ना है, पहला अध्याय, ठीक है। तो अब देखिए, सांख्यम योगो लोकायतम चेत्यान्वीक्षिकी। मूलतः आन्वीक्षिकी विद्या, जो आन्वीक्षकी विद्या है, इस विद्या को न्याय शास्त्र के नाम से जाना जाता है। और सब जगह कौटिल्य अर्थशास्त्र के सिवाय और सब जगह आन्वीक्षकी किसे कहते हैं? न्याय शास्त्र को कहते हैं। कुछ लोग वैशेषिक को भी इसके अंतर्गत अंतर्भूत कर लेते हैं। पर सांख्यम योगो लोकायतम चेत्यान्वीक्षिकी, सांख्य, योग और लोकायत। लोकायत कौन है? चारवाक। ये आन्वीक्षकी विद्या है, ये तीनों मिला के आन्वीक्षकी है। आन्वीक्षकी किसे कहते हैं? तो उसका लक्षण प्रदीप सर्व विद्या नाम इत्यादि ऐसे प्रश्न आ सकता है। सभी विद्याओं का प्रदीप कौन है? तो आन्वीक्षकी है। सभी कर्मों का उपाय कौन है? तो वो आन्वीक्षकी है।
सभी धर्मों का आश्रय कौन है? तो आन्वीक्षकी है। पर सांख्यम योगो लोकायतम च इति किम, सांख्य, योग और लोकायत ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों आन्वीक्षकी हैं। धर्म और अधर्म जो है ना, वो त्रय्याम अर्थानर्थौ वर्तायाम नयापनयो दंडनीत्याम। धर्म और अधर्म, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये त्रयी विद्या में प्रतिपादित है, यानी वेदों में। वेद ही तो बताता है ये धर्म है, ये धर्म, ये अधर्म है। तो धर्माधर्मो त्रय्याम, त्रयी में धर्म अधर्म का अंतर्भाव है। अर्थ और अनर्थ जो है ना, वो वार्ता में बताए गए। वार्ता क्या है? कृषि, पशुपाल्य और वाणिज्य, ये सब वार्ता के अंतर्गत आते हैं। खेती करना, पशुपालन करना, वाणिज्य करना, ये सब वार्ता के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें अर्थ और अनर्थ होता रहता है, पैसा, लाभ, हानि इत्यादि। और नयापनयेव, नीति, अपनीति, ये सब कुछ किसमें आएंगे? दंड नीति के अंतर्गत आते हैं। तो ये चारों चीज जानना। धर्म अर्थ कहाँ पे अंतर्भूत होते हैं, किसके अंदर माने गए हैं? त्रयी में। अर्थ और अनर्थ ये कहाँ माने गए हैं? वार्ता में। नीति और अपनय ये सब कहाँ माने गए हैं? दंड नीति में। बला बले चैते चैतासाम हेतुभिरन्वीक्षाणाम अन्वीक्षमाणान्वीक्षकी, बला बले च एतासाम, एतासाम यानी चारों विद्याओं का, इन सभी विद्याओं का बल और अबल, किस विद्या, कौन सी विद्या प्रबल है, कौन सी विद्या अबली है, ठीक, ये सब कुछ हेतु भी अन्वीक्षमाणा अन्वीक्षी, अलग अलग हेतुओं के द्वारा जो देख रही है, ऐसी विद्या कौन है? अन्वीक्षकी विद्या है। वह पूरे लोक को उपकारित करती है, उपकृत करती है। सांख्य, योग और लोकायत ये जो है, ये अन्वीक्षकी विद्या है, ये पूरे लोक का उपकार करती है। लोकस्य उपकरोति, उपकरोति व्यसनेभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति। लोक के व्यसन में, व्यसन मतलब क्या है? यहाँ व्यसन मतलब तंबाकू, गुटखा इत्यादि नहीं है, हानि मतलब एकदम क्या कहते हैं, दुर्गति में, अधोगति में। व्यसन का अर्थ यहाँ अधोगति में और अभ्युदय में। लोक के व्यसन में और अभ्युदय में बुद्धि को स्थापित करता है, स्थापित करती है ये अन्वीक्षकी, कि ऐसा करोगे तो आपका व्यसन होगा, यानी अधोगति होगी, ऐसा करोगे तो आपको अभ्युदय होगा, ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मा, ऐसा कुछ बताएगा। तो और फिर उसके बाद प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशारद्यम च करोति। प्रज्ञा वाक्य, प्रज्ञा यानी ज्ञान पूर्वक वाक्य। आपकी जो, आपका जो वाक्य है ना, आपका वाक्य प्रज्ञा वाक्य हो जाएगा। प्रज्ञा वाक्य आप कर सकें, प्रज्ञा वाक्य की क्रिया आपकी हो जाए, और प्रज्ञा वाक्य की क्रिया में आप विशारद हो जाएं, ऐसा कौन करती है? ऐसा करती है अन्वीक्षकी। तो अन्वीक्षकी के इतने सारे विशेषण बताए। अन्वीक्षकी के क्या क्या विशेषण बताए? कि ये सभी इन सभी विद्याओं का बलाबल का अन्वेक्षण करती, अन्वीक्षमाणा, सभी के बलाबल को देखती है, लोक का उपकार करती है, लोक के अभ्युदय में और फिर अधोगति में बुद्धि को स्थापित करती है, और आप मतलब आप बुद्धिमत्ता पूर्वक वाक्य बोल सकें, ऐसी क्रिया में आपको विशारद बनाती है। ये है अन्वीक्षकी विद्या। और इसका एक श्लोक में अन्वीक्षकी के बारे में वर्णन किया है। प्रदीप सर्व विद्यानाम उपाय सर्वकर्मणाम आश्रय सर्वधर्माणाम शश्वदान्वीक्षकी मता। सर्व विद्यानाम प्रदीप, सभी विद्याओं का प्रदीप है। यह अन्वीक्षकी क्या है? सभी विद्याओं का प्रदीप है। अन्वीक्षकी जान लेंगे तो आप सभी विद्याओं में, और जो बाकी विद्याएं हैं वो विद्याओं का यह दिया है। जैसे दिया जल जाता है तो सब कुछ प्रकाशित हो जाता है ना, तो ऐसे अगर आप अन्वीक्षकी जान गए तो और सभी विद्याएं प्रकाशित हो जाएंगी। सभी विद्याओं को प्रकाशित करने वाला है, प्रदीप है। और सर्व कर्मणाम उपाय, आप जितने भी काम करते हैं, जो कुछ भी आप सिद्ध कर पाते हैं, कोई भी कर्म कर पाते हैं, तो उन सभी कर्मों का यह उपाय है। सभी कर्मों को सिद्ध करने में यह उपायभूत है, और सभी धर्मों का आश्रय है। कौन? शाश्वत वास्तविक रूप में कौन है? अन्वीक्षकी जो है वह ये इन सभी विशेषणों से युक्त है। वो सभी विद्याओं का प्रदीप है, सभी कर्मों का उपाय है, सभी धर्मों का आश्रय है। तो देखिए, सांख्य योग यहाँ सामान्य रूप से ऐसे बता रहे हैं, सांख्य योग और लोकायत, लोकायत यानी नास्तिक दर्शन जो चारवाक कहते हैं, ये अन्वीक्षकी विद्या के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार त्रयी में, और त्रयी में क्या आता है? धर्म और अधर्म का, वार्ता में अर्थ और अनर्थ का, दंड नीति में दुशासन, शासन और सुशासन और दुशासन, नीति और अपनीति का ज्ञान प्रतिपादित है। त्रयी आदि विद्याओं से की प्रधानता और अप्रधानता, बलाबल, त्रयी आदि विद्याओं में किसमें बल है, कौन प्रधान है, कौन अप्रधान है, कौन अबल है, इन सबको भिन्न भिन्न युक्तियों से, हेतु भी
अन्वीक्षणम, निरीक्षा करती है, निरीक्षण करती हुई, निर्धारित करती हुई जो है वो अन्वीक्षिकी विद्या लोक का उपकार करती है। सुख दुख में बुद्धि को स्थिर रखती है। देखिए वो क्या कहा था, व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति। व्यसन और अभ्युदय, व्यसन यानी दुख या अधोगति, और अभ्युदय यानी सुख, यहाँ पर्याय अर्थ लिया है सुख, इन सब में आपकी बुद्धि को स्थापित रखती है, स्थिर बना के रखती है। और फिर उसके बाद प्रज्ञा, सोचना, बुद्धि, वाक्य यानी विचारना, सोचने विचारना, प्रज्ञा यानी सोचना विचारना, वाक्य यानी बोलने में, तथा क्रिया कार्य करने में सक्षम बनाती है। कौन? आन्वीक्षिकी। यह आन्वीक्षिकी विद्या सर्वदा सभी विद्याओं का सर्वदा, सत्सत का अर्थ सर्वदा सभी विद्याओं का प्रदीप है, सभी कार्यों का साधन और सभी धर्मों का आश्रय मानी गई। तो यह विनयाधिकारी में पहला अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त हुआ। इस तरह से हमने जो विद्या समुद्देश्य के अंतर्गत जिसमें आन्वीक्षिकी की का प्रतिपादन था वो अध्याय समाप्त किया। इसके बाद इस पाठ को हम यही रोकते हैं। दूसरे पाठ में जो दूसरा अध्याय है, पहले प्रकरण का दूसरा अध्याय, प्रकरण पहला ही है, प्रकरण पहला विद्या समुद्देश्य नाम का प्रकरण है। कुल पहले अध्याय में जो विषय प्रतिपादित किए गए थे मैंने बताया वो सभी प्रकरण हैं, उनके अंदर अध्याय अलग अलग संख्याओं में। तो ये पहले प्रकरण का दूसरा अध्याय है, उसमें आपको बताया जाएगा क्या? त्रयी। आन्वीक्षिकी के बारे में आप जान गए हैं, त्रयी के बारे में अब इसके बाद वाले पाठ में, दूसरे पाठ में पढ़ेंगे। आज इस पाठ में इतना ही। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।